हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आप सबके लिए आज लाया हूँ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज कुछ टॉपिक्स है जो आज मैं कवर करूँगा। जैसे देखिए, पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन और तीसरा है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तो आज इतने टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग ये जानेंगे कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि आखिर हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स को कैसे पहचानेंगे, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस करते हैं हेलोजन एटम से जब हम रिप्लेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स। उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन्स। इसका एक और दूसरा नाम है अल्कली हैलाइड। ठीक है, अब देखिए X यहाँ पे जो मैंने इंडिकेट किया है, ये X क्या है? X पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियड 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारा क्या है? हेलोजन ग्रुप्स हैं, जिसे हम हैलाइड ग्रुप्स भी बोलते हैं। ठीक है, यही X को मैंने यहाँ इंडिकेट किया है। अब इसको हेलो अल्केन्स बोलते हैं। क्यों हेलो अल्केन्स बोलते हैं? हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन, यानी यहाँ पे हेलोजन ग्रुप आया है। यहाँ पे क्या आया? हेलोजन ग्रुप आया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से हेलो लिया गया है, हेलो। और अल्केन क्यों लिया गया है? कि ये एक अल्केन है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, ये एक अल्केन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हेलो अल्केन। इसका एक और नेम है अल्कली हैलाइड। इसको अल्कली हैलाइड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो हेलोजन है इसको हम हैलाइड ग्रुप भी बोलते हैं। यहाँ जो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? हैलाइड ग्रुप भी बोलते हैं। अब अल्कली क्यों बोलते हैं? कि अल्कली ये जो है, ये जो पूरा ग्रुप आपको जो पूरा दिख रहा है, ये एक अल्कली ग्रुप है। ठीक है, ये पूरा जो ग्रुप है ये पूरा अल्कली ग्रुप है। ठीक है, इस अल्कली ग्रुप में ये हमारा हैलाइड ग्रुप आके अटैच हुआ है। ठीक है, ये पूरा आके अटैच हुआ है, इसीलिए इसको हम अल्कली हैलाइड बोलते हैं। अब अल्कली क्या होता है ये भी जानना जरूरी है कि अल्कली क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए अल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो वो होता है अल्कली। जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं, जैसे मीथेन है, CH4 क्या? मीथेन है। इससे एक हाइड्रोजन मैंने जब रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया? CH3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप। कैसे हो गया? कि ये अल्केन है, अल्केन सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है? अल्केन है। तो अल्केन में क्या है कि जो लास्ट में जो ANE है उसको मैं रिमूव कर दूंगा YL से। ठीक है, YL से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो देखिए ये हो जाएगा अल्कली ग्रुप। जैसे मीथेन है, ये था मीथेन एग्जाम्पल में कि ये था मीथेन। ठीक है, अब मीथेन में एक हाइड्रोजन एटम जब मैंने रिमूव किया तो बन गया मेरा ये। और जब चारों हाइड्रोजन एटम था तो इसका नाम क्या था? मीथेन। लेकिन जब एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से मैंने रिमूव किया तो ये बन गया। अब यहाँ क्या है कि मीथेन में देखिए मैंने ANE को यहाँ से ANE को YL से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप। मतलब
क्या होता है कि अल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो अल्केन में ANE को सब्स्टिट्यूट कर देना है, YL से सिंपली वो मेरा अल्कली ग्रुप हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है मिथ इथ प्रो, ये क्या है प्रोपाइल ग्रुप है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम देखिए रिमूव किए, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किए तो ये हमारा एक अल्कली ग्रुप बन गया, अल्कली ग्रुप बन गया। मिथ इथ प्रोप यानी ये प्रोपाइल ग्रुप है। अब इस प्रोपाइल ग्रुप में हेलोजन एटम अटैच है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम अल्कली हैलाइड, इसलिए इसका नाम अल्कली हैलाइड पड़ा, क्योंकि एक अल्कली ग्रुप में एक हेलोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। और हेलो अल्केन समझ में आ गया कि हेलोजन ग्रुप अटैच है, और अल्केन क्यों कि एक अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन, सिंपली छोटा सा समझ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है दो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। तो देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है, अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, ठीक है। और अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp होगा, ठीक है। अब ये छोटा सा फंडा जो है हाइब्रिडाइजेशन का, सिंपली छोटा सा चीज़, ये मैंने क्यों बताया अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इधर कि जो मैंने अभी बताया कि हेलो अल्केन्स और अल्कली हैलाइड दोनों एक ही नाम है, कैसे पहचानेंगे वो मैंने अभी बताया, ठीक है। देखिए ये क्या है हेलो अल्केन से यानी अल्कली हैलाइड है, क्यों, क्योंकि एक अल्कली ग्रुप में, ये देखिए यहाँ से पूरा, ये एक अल्कली ग्रुप में ये हेलोजन ग्रुप आके अटैच हुआ है, ठीक है। तो अल्कली हैलाइड नाम क्या है अल्कली हैलाइड। तो देखिए हेलो अल्केन्स में यानी अल्कली हैलाइड में हेलोजन एटम्स जिस कार्बन एटम से अटैच होता है, मैंने क्या बोला कि अल्कली हैलाइड या तो हेलो अल्केन्स में जो हेलोजन एटम्स जिस कार्बन एटम से अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 होता है। कैसे पता किए, देखिए यहाँ पे इस कार्बन को देखिए, क्योंकि इसी कार्बन से अटैच है ना ये हेलोजन ग्रुप, इस कार्बन से अटैच है ये हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो देखिए इस कार्बन में क्या है कि इस कार्बन का 4 बॉन्ड है, हर कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, ठीक है, चारों वैलेंस से उसका सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका चारों वैलेंस से सेटिस्फाई है। तो एक बॉन्ड ये हो गया, 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 ठीक है। देखिए सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, इधर 3 सिग्मा बॉन्ड और इधर 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यानी टोटल यहाँ पे कितना हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3। यहाँ से देखिए अभी मैंने जस्ट बताया था कि 4 सिग्मा बॉन्ड रहने से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अल्कली हैलाइड में हेलोजन एटम्स जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 होता है, ठीक है। यहाँ तो समझ गए कि हेलो अल्केन्स यानी अल्कली हैलाइड को हम कैसे पहचानेंगे कि अल्कली हैलाइड में हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं, ठीक है, यानी हैलाइड ग्रुप्स, ठीक है। अब देखिए इधर, अब हेलो एरिन्स क्या होते हैं। हेलो एरिन्स का एक दूसरा नाम है अराइल हैलाइड, ठीक है। हेलो एरिन्स
हम लोगों ने हेलो अल्केन्स देख लिया, अब हेलो एरेन्स देखते हैं। हेलो एरेन्स का एक दूसरा नाम होता है एराइल हैलाइड। अब इसी तरह कि हेलो एरेन्स क्यों, जैसे मैंने अभी जस्ट हेलो अल्केन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानना है, इसी तरह हेलो एरेन्स को भी पहचानना है। उसी तरह सेम देखिए यहाँ पर भी हेलो है, हेलो है, यानी इस कंपाउंड में भी हेलोजन ग्रुप्स अटैच होते हैं, यानी हैलाइड ग्रुप, यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, वो सब। जैसे देखिए ये जो मेरा है बेंजीन, ये क्या है मेरा बेंजीन, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, ये मेरा बेंजीन है, ठीक है, ये मेरा क्या है बेंजीन है। इस बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन एटम हम रिमूव करते हैं, ठीक है, इस बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन एटम हम रिमूव करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्बन है ना, यहाँ क्या है कार्बन है, तो इस कार्बन में क्या है, इस कार्बन का वैलेंसी देखिए एक मतलब बॉन्ड देखिए 1 2 3 और ये क्या हाइड्रोजन और 4 है ना, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ पर सेटिस्फाई है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जैसे हम रिमूव करते हैं तो ये क्या बन जाता है C6H5 बन जाता है, C6H5 बन जाता है, जिसको हम एराइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एराइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं एराइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को फिनाइल ग्रुप भी बोला जाता है और फिनाइल रिंग भी बोला जाता है। C6H5 को हम एराइल ग्रुप भी बोलेंगे, फिनाइल ग्रुप भी बोलेंगे और फिनाइल रिंग भी बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने ये चीज क्यों बताया, इधर देखिए हेलो एरेन्स का दूसरा नाम क्या मैंने बताया था, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बताया था ना। तो देखिए जैसे ही बेंजीन से हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो ये तो एराइल ग्रुप है, ये जो इतना है ये तो एराइल ग्रुप है, अभी मैंने जस्ट बताया था, ये तो एराइल ग्रुप है। अब इस एराइल ग्रुप में डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग में डायरेक्टली जब हेलोजन एटम्स यानी हैलाइड ग्रुप्स जब अटैच होता है तो उस चीज को, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेलो एरेन्स बोलेंगे, यानी एराइल हैलाइड बोलेंगे। एराइल क्यों, क्योंकि एराइल ग्रुप, हैलाइड क्यों, क्योंकि हैलाइड ग्रुप अटैच हुआ है। हैलाइड ग्रुप कहाँ अटैच हुआ, एक एराइल ग्रुप में अटैच हुआ है, और एराइल ग्रुप में क्या अटैच हुआ, हैलाइड, ठीक है, इसलिए एराइल हैलाइड। तो ये पता होना चाहिए कि नाम के अकॉर्डिंग किस तरह का कंपाउंड है, कंपाउंड को देख के किस तरह का उसका नाम है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए मैंने बताया कि मैंने यहाँ बताया था जस्ट अभी कि हेलो अल्केन्स में जो हेलोजन एटम्स जिस कार्बन एटम से अटैच होता है, जिस कार्बन एटम से अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, sp3 है। तो इधर देखिए यहाँ अब ये हेलो अल्केन्स नहीं है, हेलो एरेन्स है, यानी एराइल हैलाइड है, अल्कली हैलाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एराइल ग्रुप है, एक बेंजीन रिंग में डायरेक्टली हमारा जो हैलाइड ग्रुप है वो हेलोजन्स अटैच है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन होगा, अब इस कार्बन का चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 2 3 4 चारों सेटिस्फाई है। तो देखिए कार्बन कार्बन यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब मैंने जस्ट बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो रहता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ क्या है, इस कार्बन में ये एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड हुआ तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, यानी यहाँ पे कितना है 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और 3 सिग्मा बॉन्ड होने से उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हेलो अल्केन्स में हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होते हैं, यहाँ देखिए जिस कार्बन अटैच होते हैं उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। और हेलो एरेन्स मतलब एराइल हैलाइड में हेलोजन एटम्स यानी हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होते हैं
उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक ये समझ में आ गया कि हेलो एरेन्स और हेलो अल्केन्स को किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह पहचानेंगे कि कौन सा हेलो एलेंस है और कौन सा हेलो एरेन्स है, यानी अराइल हैलाइड क्या है और अल्कली हैलाइड क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने आइडेंटिफिकेशन देख लिया, आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि किस तरह को अल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड को आइडेंटिफाई करें। अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हेलो अल्केन्स और हेलो एरेन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए पहले क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है, यानी कंपाउंड में नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरेन्स कितने टाइप के होंगे। ठीक है, जैसे देखो ये तो आपको पता होगा कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और डाई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, और ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, और टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार। ठीक है, और इससे अगर ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, पोली है, पोली हेलोजन है। ठीक है, मतलब पोली है। ठीक है, देखिए अगर कंपाउंड में ये क्या है, हेलो अल्केन है, अल्कली हैलाइड है, जस्ट मैंने अभी इसका कंसेप्ट पीछे बताया था। ठीक है, तो देखिए अगर कंपाउंड में अगर एक, यहाँ देखिए इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप अटैच है, इस कंपाउंड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप अटैच है। ध्यान से देखिए, इधर इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, एक हेलोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मोनो हेलो अल्केन। मोनो क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन एटम अटैच है, एक हेलोजन एटम अटैच है। ठीक है, और हेलो अल्केन क्यों, मैंने पीछे बताया था कि हेलो यानी हेलोजन अटैच है, अल्केन यानी अल्केन है। ठीक है, उसी तरह मोनो हेलो एरिन भी होगा कि इस एक बेंजीन रिंग में अगर एक हेलोजन एटम अटैच है, सिर्फ एक, तो उसको क्या होगा, मोनो हेलो एरिन। ठीक है, अगर एक हेलोजन एटम अटैच है तो मोनो हेलो अल्केन, अगर इसमें एक हेलोजन एटम अटैच है तो मोनो हेलो एरिन। ठीक है, अब यहाँ देखिए उसी तरह अगर दो अटैच है, सिंपली आसान सा चीज़ है। देखिए अगर दो अटैच है, ये देखिए इस कंपाउंड में दो हेलोजन एटम अटैच है तो क्या बोलेंगे, डायहेलो अल्केन बोलेंगे सिंपली। अब इधर देखिए यहाँ पर भी अगर इसमें बेंजीन रिंग में भी सिर्फ दो हेलोजन एटम अटैच है तो इसको डायहेलो एरिन बोलेंगे। तो है ना कि हेलोजन एटम्स के नंबर के बेसिस पे हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स को क्लासिफाई किया गया है, जिससे ये मोनो हेलो एरिन हुआ तो ये डाई हेलो एरिन हुआ, ये मोनो हेलो अल्केन हुआ तो ये डाई हेलो अल्केन हुआ। इसी तरह ट्राई, अगर कंपाउंड में तीन है, कंपाउंड में क्या है, तीन है, क्या तीन है, हैलाइड है, हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो अल्केन बोलेंगे। ठीक है, अभी तो देखिए बेंजीन रिंग में क्या है, तीन है हैलाइड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप्स, तो क्या होगा, ट्राई हेलो एरिन, और ये क्या होगा, ट्राई हेलो एरिन। ठीक है, अब हेलो एरिन क्यों, ये सब मैंने बता चुका हूँ कि हेलो एरिन क्यों। ठीक है, हेलो अल्केन क्यों, समझ में आया कि अगर कंपाउंड में अगर एक हेलोजन एटम अगर अटैच है तो इसको मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे, अगर दो अटैच है तो डाई हेलो अल्केन बोलेंगे, अगर तीन अटैच है तो ट्राई हेलो अल्केन बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर बेंजीन रिंग में एक हेलोजन एटम अटैच है तो मोनो हेलो एरिन बोलेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देखिए एक बार फिर, अगर दो अटैच है तो डाई हेलो एरिन बोलेंगे, अगर तीन अटैच है तो ट्राई हेलो एरिन बोलेंगे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है, चार है, पाँच है, इससे एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, पॉली हेलोजन मतलब क्या, उसमें बहुत सारा हेलोजन ग्रुप्स अटैच है, उस कंपाउंड में बहुत सारा हेलोजन एटम्स अटैच है, इसलिए पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई और चार है तो टेट्रा। ठीक है, मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो इधर देखिए, अब दूसरा क्या है कि क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोजन इज बॉन्डेड। इसका मतलब क्या है कि अब इस बेसिस पे हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स को क्लासीफाई किया गया है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, मैंने पीछे यहाँ जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल पे कि ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर देखिए, पहला तो हम देखेंगे वो कंपाउंड्स जिस कार्बन से हेलोजन एटम्स अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, पहले वो कंपाउंड्स हम लोग देख रहे हैं। इस देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन एटम्स अटैच है, ठीक है, जिस कार्बन से, ध्यान से देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन एटम्स अटैच है, ठीक है, जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच है वो कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया हेलोजन एटम जो कि इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, इधर तो हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन है, इधर देखिए कार्बन है। ये आर का मतलब क्या, अल्कली ग्रुप, कार्बन का चेन है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप मैंने पीछे बताया था कि अल्कली ग्रुप क्या होता है, अल्कली ग्रुप कैसे डिराइव होता है, उसका नाम भी लिखने के लिए मैंने बताया। ठीक है, कि अल्केन में ANE को YL से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे मीथेन है तो ANE को YL से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो गया, मिथाइल। प्रोपेन है, प्रोपेन में ANE को YL से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो गया, प्रोपाइल। तो इस तरह से अल्कली ग्रुप डिराइव होता है। ठीक है, अल्कली ग्रुप यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर, जैसे CH4 है तो एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, क्या हो गया, CH3 हो गया, तो वो क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, जिसे मैंने पीछे बताया था। ठीक है, तो देखिए ये अल्कली ग्रुप होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखिए, तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा। वो 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा, यानी प्राइमरी हैलाइड, ये प्राइमरी है। ठीक है, 1 डिग्री यानी प्राइमरी। अब देखिए यहाँ पर ये हेलोजन एटम्स इस कार्बन से अटैच है। अब देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, इधर तो ये हेलोजन हो गया, ये तो हाइड्रोजन हो गया। अभी तो देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, यानी 2 कार्बन से अटैच है। 2 कार्बन यानी इसका डिग्री कितना हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, सेकेंडरी, यानी ये कौन सा हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड। ये हो गया ना 1 डिग्री हैलाइड, और ये हो गया ना 2 डिग्री हैलाइड। अब चलिए आगे देखिए। अब यही हेलोजन एटम, X का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, मैंने पीछे सारा बता चुका हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स होता है, हेलोजन ग्रुप्स बोले तो हैलाइड ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही है X, यहाँ जो मैंने इंडिकेट किया है। ठीक है, तो देखिए ये जो हेलोजन ग्रुप्स जिस कार्बन से अटैच है, अब इसको देखिए ज़रा, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक ये मतलब 3 कार्बन से अटैच है, यानी ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री। ये क्या हो गया, 3 डिग्री, यानी ये 3 डिग्री हैलाइड है, यानी टर्सरी। और मैंने जैसे बताया कि R क्या होता है, अल्कली ग्रुप, मैंने यहाँ इंडिकेट किया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग को पता चले कि आखिर R ये है क्या। ठीक है, अल्कली ग्रुप है। बहुत ऐसे बच्चे जिसको मालूम नहीं होती है, या बहुत ऐसे बच्चे जिसको मालूम होती है, क्योंकि बढ़िया तो सभी तरह के बच्चे देखते हैं। तो चलिए
तो मैंने देख लिया 1 डिग्री हैलाइड, मैंने फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि 1 डिग्री हैलाइड मैंने देख लिया, 2 डिग्री हैलाइड देख लिया, 3 डिग्री हैलाइड देख लिया। सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि देखिए 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है। तो देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पहले सिग्मा बॉन्ड देखिए, मैंने पीछे बताया था सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग कि एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, पीछे मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। तो देखिए 1 डिग्री हैलाइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। उसी तरह सिमिलरली इधर देखिए, इसका भी 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब इधर देखिए ये 3 डिग्री वाला, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3, यानी 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए इधर। तो 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, इस सब पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, ठीक है। अब चलिए इधर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही हेलो अल्केन्स और हेलो एरियंस को सेकेंड स्टेप में क्लासिफाई किया गया है, जो कि देखिए ये सारा sp3। अब एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं भाई, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अच्छा से देख सुनिए कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, कि कंपाउंड में इस कंपाउंड को देखिए, कंपाउंड में हेलोजन एटम्स, अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि X क्या है, हेलोजन एटम्स क्या है, हैलाइड ग्रुप्स क्या है, हेलो अल्केन्स क्या है, हेलो एरिन्स क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड में हेलोजन एटम्स जिस कार्बन से अटैच होता है, ये हेलोजन एटम्स इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका ठीक एडजेसेंट वाला कार्बन यानी इसका ठीक बगल वाला कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। अब हैलाइड क्यों भाई, क्योंकि हैलाइड ग्रुप जुटा हुआ है, इसे हैलाइड बोलेंगे इसको, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड, इसका नाम है एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड पहचाने का यही एक तरीका है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है उसका ठीक बगल वाला कार्बन, कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए ये हेलोजन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, देखिए ये कार्बन एटम, मतलब सॉरी ये हेलोजन एटम्स ये कार्बन एटम से अटैच है। अब ये कार्बन का बगल वाला कार्बन कौन होगा, ये होगा, यही है ना। तो देखिए ये कार्बन जो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं, जब ये रूल फॉलो हुआ तो ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड है, समझ में आया। जिससे देखिए एक और एग्जांपल मैं इधर दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए ये क्या है, X बोले तो क्या हैलाइड ग्रुप है। अब ये कौन से कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, और मैंने अभी बताया कि जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है ठीक उसका बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा कंपाउंड है, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखिए, अब जानते हैं कि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, चारों वैलेंस से उसका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए यह कार्बन है, एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और कहीं का नहीं एक बॉन्ड होगा इधर हाइड्रोजन होगा ना। इतना तो आप लोग 11th पढ़ के आए हैं, इतना तो पता ही होगा, है 11th पढ़ के आए हैं, इतना तो पता ही होगा, 10th पढ़े इतना तो पता ही होगा। तो देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, और 4 बॉन्ड बोले तो sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो एलाइलिक हैलाइड में भी जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होते हैं उस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होता है, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ कि यहाँ पर भी
हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा देखिए अपने से। यहाँ देखिए 2 कार्बन है यानी 2 बॉन्ड हो गया। इसको खोल के दिखाएंगे तो इसे पता चलेगा, है कि नहीं। इतना तो आप लोग है इंटेलिजेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट है कि नहीं। तो देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक इधर 3 और इधर एक 4। इस कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 4 यानी sp3। तो देख रहे हैं, तो इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, मतलब एलाइलिक हैलाइड में बस ये याद रखना है आपको कि कैसे पहचानते हैं एलाइलिक हैलाइड। और हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का sp3 होता है जहाँ से क्या अटैच होता है हैलोजन एटम। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड तो समझ में आ गया होगा कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इधर अब क्या है बेंजालिक हैलाइड। देखिए नाम से ही सब पता चलता है, नाम से ही। नाम को हम पकड़ेंगे, नाम पे ध्यान देंगे, नेम पे ध्यान देंगे तो आधा से ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाएगा। हैलाइड यानी कहीं ना कहीं कंपाउंड में हैलाइड ग्रुप होगा ही, हैलाइड बोला है तो। अरे बेंजालिक यानी कहीं ना कहीं बेंजीन का रोल होगा, कहीं ना कहीं बेंजीन का रोल होगा। तो यहाँ देखिए अब बेंजालिक हैलाइड हम लोग बोलेंगे किसको, देखिए सब चीज़ ध्यान देना है हैलाइड ग्रुप पे कि हैलाइड ग्रुप किससे अटैच है, फिर उसके बाद क्या अटैच है। यहाँ पर देखे, जैसे यहाँ पर देखे थे, है ना, कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच था उसका बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब उसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, है ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए कि जिस कार्बन एटम से ये हैलोजन एटम अटैच है, ठीक है, वो कार्बन एक बेंजीन से अटैच होना चाहिए। देखिए बेंजीन से अटैच है, इसको हम बेंजीन ग्रुप बोलते हैं, मैंने पीछे भी बताया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेंजालिक हैलाइड। ये मेरा बेंजालिक हैलाइड हो गया, सिंपली, बहुत आसान सा चीज़ है। ठीक है, देखिए कि ये हैलोजन एटम, मैं एक बार और अच्छे से बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये हैलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, ठीक है, और ये कार्बन मेरा एक बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। मतलब सिंपली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बेंजालिक हैलाइड वो होते हैं कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन एक बेंजीन से अटैच होना चाहिए, तो कार्बन एक बेंजीन से अटैच होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेंजालिक हैलाइड। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखिए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसी को मैंने खोल के बताया, है ना। तो 2 हाइड्रोजन यानी 2 सिग्मा बॉन्ड, इधर 1 सिग्मा बॉन्ड, कितना 2 3, अरे ये 1 4, मतलब इस कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। और 4 सिग्मा बॉन्ड बोले तो क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो देखिए मैंने 1 डिग्री हैलाइड बताया, 2 डिग्री हैलाइड बताया, 3 डिग्री हैलाइड बताया, उसके बाद मैंने एलाइलिक हैलाइड बताया, ठीक है, अब बेंजालिक हैलाइड बताया। इस सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। मैंने शुरू ही बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हेलो अल्केन्स और हेलो एरेन्स को क्लासिफाई किया गया है। तो ये सारे जितने भी कंपाउंड्स मैंने बताया 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। फिर मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखिए कि 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है, ये सब क्या है, ये सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। और 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सबको आप तो पता ही है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए एलाइलिक हैलाइड का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, किसका, जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच होता उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए इसी कार्बन से हैलोजन अटैच है, यहाँ देखिए इस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है, ठीक है। बेंजालिक हैलाइड में देखिए इस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को देखना किसका है, उसी कार्बन का देखना है जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है, ठीक है। अब देखिए बेंजालिक हैलाइड आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे पहचानते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा, और समझ में ज़रूर आएगा, आसान सा चीज़ है। देखिए तो 1 डिग्री हैलाइड इसको क्यों बोलेंगे, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए कि इस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है, तो इस कार्बन को हमको देखना है कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। देखिए इसका 4 वैलेंस से सेटिस्फाई होना चाहिए, तो पहला वैलेंस से देखिए ये सेटिस्फाई हो गया, और दूसरा वैलेंस से देखिए 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया, तो तीसरा वैलेंस
3 हो गया और इधर एक 4, मतलब देखिए ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, देखिए एक कार्बन से अटैच है ना, एक कार्बन से अटैच, तो ये 1 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री हैलाइड। तो मैंने कहा क्या बोला कि बेंजाइलिक हैलाइड 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 2 डिग्री कैसे होगा भाई, देखिए इस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है। अब इस कार्बन को थोड़ा देखिए गौर से कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, इधर तो हाइड्रोजन आ गया, इधर तो हैलोजन ग्रुप आ गया। अब देखिए इधर एक कार्बन हुआ, अरे इधर देखिए एक दूसरा कार्बन, ये पूरा कार्बन मतलब बोले तो ये यहाँ अटैच है ना ये। तो देखिए 2 कार्बन बोले तो 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री हैलाइड है। तो देखिए बेंजाइलिक हैलाइड 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड 1 डिग्री भी बना के दिखाइए, 2 डिग्री भी बना के दिखाइए और 3 डिग्री भी बना के दिखाइए, ठीक है। अब देखिए 3 डिग्री कि हैलोजन एटम, हमको किस कार्बन को देखना है, मैं फिर अच्छे से बता रहा हूँ कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को हमको कंसंट्रेट करना है, उस कार्बन पे कंसंट्रेट करना, उसको इंडिकेट करना, उसको देखना अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन, ये हैलोजन एटम किस कार्बन से अटैच है, इससे ना अटैच है, तो इसको आप गौर से देखिए। अब देखिए आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं होता है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, उसका वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। 4 वैलेंसी होता है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। कुछ बच्चों को मालूम नहीं होता है, वो देख ले, ठीक है। तो देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक बॉन्ड तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा बॉन्ड तो ये हो गया, ठीक है, तीसरा बॉन्ड तो ये हो गया और चौथा बॉन्ड तो ये हो गया। तो देखिए पहला बॉन्ड में क्या है, हैलोजन ग्रुप है, दूसरा बॉन्ड में क्या है, कार्बन है, देखिए, फिर यहाँ पर भी देखिए कार्बन है, फिर यहाँ पर देखिए कार्बन है, ठीक है। मतलब कितना कार्बन मिल गया, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3 बोले तो 3 डिग्री, यानी टर्सरी, यानी 3 डिग्री हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड देख लिए 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखिए, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, इस कार्बन का देख लीजिए क्या है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 और 4 सिग्मा बॉन्ड बोले तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो अभी तक हम वही कंपाउंड्स को देखे हैं अलग अलग नाम पे जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन का सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ना कि इस कार्बन का चेक करना, ना कि इसका चेक करना, ना कि इसका चेक करना, इसका ना चेक, समझ रहे हैं ना। किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, समझ रहे हैं ना इसका चेक कर दे, ना इसका चेक कर दे, ठीक है। तो देखिए अब विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, सिंपल सी आसान सी चीज़ है ये सब, ठीक है। देखिए तो हैलोजन एटम यानी हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से, देखिए इस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए ये इस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है और ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, तो इस तरह हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। चलिए मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, ये तो अब सबको मालूम ही हो गया होगा कि आखिर ये है क्या, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हैलाइड ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, है, इस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है या जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन 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 डबल बॉन्ड होना चाहिए, मस्ट है, होना चाहिए, तब इसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड है ये, ठीक है। बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है विनाइलिक और एलाइलिक में, ठीक है। तो विनाइलिक और एलाइलिक में ध्यान दीजिएगा कि विनाइलिक हैलाइड वही होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है उस वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तब उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। और एलाइलिक हैलाइड में क्या था कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच उसका ठीक बगल वाला ये यहाँ होना चाहिए डबल बॉन्ड, यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ ये होना चाहिए, बगल वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है।
तो वो हो गया एलाइलिक, ठीक है, जो मैंने पहले पीछे बताया था। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। यहाँ देखिए, इस कार्बन का पहले बॉन्ड देख लीजिए, 4 बॉन्ड है कि नहीं, 1 2 3 4, यहाँ है ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोग तो पढ़े ही होंगे, सारा समझ में तो आ ही रहा होगा। ऐसे नहीं कि सारे के सारे 12th बच्चे ही देख रहे हैं, सब तो समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए, छोटी सी चीज़ है, आसान सा चीज़ है, देखिए समझ में आएगा आप लोग को। तो देखिए, इस कार्बन का एक ही सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, और इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो देखिए, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, फिर ये एक सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड, तो कितना हो गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ। और मैंने पीछे ही बताया था कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब देख लीजिए, विनाइलिक हैलाइड ऐसा कंपाउंड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है। और पीछे जो 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड बेंजालिक था, एलाइलिक था, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, है ना, sp3 था ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। सो देखिए डिफरेंस आया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला, sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp2 निकलेगा। आप लोग अब खुद से कर सकते हैं, देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है, उसका मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये कार्बन है, मैं फिर से बता देता हूँ कि सारे कार्बन्स को नहीं देखना है, सिर्फ उस कार्बन को इंडिकेट करना, उस कार्बन पे कंसंट्रेट करना है, उस कार्बन को देखना है कि जिस कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ हेलोजन एटम अटैच है। इस कार्बन पे है ना हेलोजन एटम, देखिए कि इस पे है, इस कार्बन पे है, इस कार्बन नहीं, इस कार्बन पे है, ठीक है, तो इसको देखना है हमको, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। तो सिग्मा बॉन्ड देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक हाइड्रोजन ये जुटा हुआ है ना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी आ गया भाई। अब 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2, देख लीजिए। यानी विनाइलिक हैलाइड, याद रखिएगा, विनाइलिक हैलाइड हो और जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। इस कंपाउंड में भी मैंने दिखा दिया, इस कंपाउंड में भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब एराइल हैलाइड क्या होता है, देखिए एराइल हैलाइड वही हेलो एरिन्स, एराइल यानी एराइल ग्रुप, मैंने पीछे ही बताया था, C6H5 एराइल ग्रुप, यानी बेंजीन से क्या, मैंने पीछे ही बताया था, बेंजीन से क्या, एक हाइड्रोजन रिमूव मेरा एराइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये मेरा जो बेंजीन है, इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, वहीं पे ये क्या है, आके अटैच हुआ है, ये हेलोजन ग्रुप आके अटैच हुआ है, तो ये एराइल हैलाइड हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कीजिए, देखिए इस कार्बन का ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड, इधर 2 सिग्मा बॉन्ड और इधर 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, मतलब 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, कितना हुआ, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी पीछे मैंने बता चुका हूँ, जिसे एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 4 सिग्मा बॉन्ड sp। जब आप केमिकल बॉन्डिंग ये सब अच्छा से पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ाएंगे, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूरा एक्सप्लेनेशन से बताया जाएगा। इस सिंपली बस छोटा सा मैं बताया हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा हेल्प हो सके। हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स में जो जिस कार्बन से हेलोजेंस अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाला जा सके, इसलिए छोटा सा मैं ये बताया हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए जहाँ थे वहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो एराइल हैलाइड तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसान से चीज़ है। एराइल हैलाइड
बोले तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलाइड ग्रुप अटैच। ये देखिए बेंजीन, ये क्या बेंजीन है ना, डायरेक्टली हैलाइड ग्रुप अटैच है। ये देखिए बेंजीन, अब इस बेंजीन ग्रुप से डायरेक्टली हैलाइड ग्रुप अटैच है। तो बेंजीन ग्रुप से डायरेक्टली अगर हैलाइड ग्रुप अगर अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, बोले तो हेलो अरेंज। ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, CX बॉन्ड बोले तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, हेलोजन, इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या बोले, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। सिंपल सी चीज, आसान आसान सा चीज़ है, एकदम आसान सा चीज़ है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ध्यान से सुनिएगा कि हेलोजन एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कार्बन एटम से ज़्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसका, हेलोजन एटम्स का ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, कार्बन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आप लोग 12th क्लास में हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसके पास कितना है, ताकत कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कितना कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मतलब हेलोजन्स जो होते हैं कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होता है। मतलब किसी से भी इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है इसके कंपेयर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन एटम्स का कार्बन एटम से ज़्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इनके पास ज़्यादा होता है, इनके पास ज़्यादा होता है, और इसका कम होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का मतलब आपको पता ही चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति। अच्छा चलिए यहाँ दिखाते हैं। देखिए तो मैंने क्या कहा कि हेलोजन एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बनता है ना। एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया। केमिकल बॉन्डिंग अब केमिकल बॉन्डिंग अब जब पढ़े होंगे, अब पढ़िएगा अच्छे से, तो केमिकल बॉन्डिंग में ये सारा चीज़ आपको मालूम होगा। ठीक है, देखिए इस यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे ज़्यादा है ना, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसके पास ज़्यादा है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस एलिमेंट। ओके, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप देखिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज मतलब पार्शियली नेगेटिव चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं आता, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया है, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्यों देखिए इलेक्ट्रॉन से सब भाली बातें समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन आखिर है क्या, है ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से देखिए, कंसेप्ट समझिए आखिर कंसेप्ट क्या है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब बताइए कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हेलोजन्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस एलिमेंट कार्बन। ठीक है, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन की खींचेगा यानी इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज तो ज़्यादा इधर जा रहा है ना, ज़्यादा इधर जा रहा है ना, एक रफली मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा इधर जा रहा है ना, तो इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया। अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कुछ यहाँ पर कमी हुई है। ऐसे मोटे तौर पे समझिए कि जब ये हैलाइड ग्रुप इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, खींचा, अट्रैक्ट किया,
है कि नहीं, इससे डायरेक्ट किया, खींचा, तो कहीं कहीं ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई हो। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसका मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो पार्स नेगेटिव चार्ज कम हुई तो कौन सा चार्ज वहाँ पे डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए पार्शली पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ जाता है, और यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज इसलिए आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसके पास ज़्यादा होता है, तो पार्शली नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया। क्यों आ गया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, इलेक्ट्रॉन इसके पास इधर चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया कि नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, अभी बताएं, इलेक्ट्रॉन पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इसके साथ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर कमी हुई, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का कमी तो हुई है ना, इधर गया ना, खींचा है ना, तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया ना, नेगेटिव चार्ज का कमी, यानी कौन सा चार्ज डोमिनेट किया, पॉजिटिव चार्ज, पार्शली, मतलब मोटे तौर पर समझ में आ ही गया होगा आपको, सिंपल, ये सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, कि हैलोजन एटम पे पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और कार्बन एटम पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होगा, पोलराइज हो गया, बॉन्ड पोलराइज हो गया। ठीक है, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे कि डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट, तो सब एक्सप्लेनेशन से अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़िएगा। तो पोलराइज हो गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा इसका फंडा क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम क्या था, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट का बात हुआ, किस ग्रुप का बात हुआ, ग्रुप 17 का, हेलोजन एटम्स का, हैलाइड ग्रुप का, क्योंकि नाम ही है ना, हेलो अल्कीन्स, हेलो एरेन्स, यानी हेलोजन्स का नाम आ रहा है, हैलाइड का नाम आ रहा है। ठीक है, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप्स बोला जाता है, हैलाइड ग्रुप बोला जाता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो देखिए यहाँ थोड़ा देख लीजिए कि जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम, मतलब इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब ऊपर से जब हम लोग नीचे आते हैं, तो साइज क्या होता है, बोलिए, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, और जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अपनी ओर खींचने की क्षमता उसके पास कितना है। ठीक है, तो देखिए जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, मतलब एटॉमिक साइज, उससे छोटा होगा ब्रोमीन, उससे छोटा होगा क्लोरीन, उससे छोटा होगा फ्लोरीन। तो साइज में आयोडीन एटम सबसे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस। अब ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा होगा, और क्लोरीन किससे बड़ा होगा, फ्लोरीन से। ये तो समझ में आ गया, आसान सी बात है। तो देखिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा, अभी मैंने बताया कि ऊपर से जब नीचे आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। यहाँ पर देखिए नीचे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो जो सबसे टॉप में होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा ना। तो देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का, उससे कम भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन का, उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन का। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किस हैलोजन, यानी किस हैलाइड ग्रुप में जो एलिमेंट होता है, यानी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। मतलब सबसे ज़्यादा बोले तो इसमें से आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हो गया, फ्लोरीन का हो गया। ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, मतलब इस ग्रुप में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एलिमेंट का हुआ।
ठीक है। देखिए उसके बाद इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, ठीक है। आसान से चीज़ें समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब मैं क्यों बताया, अभी पता चलेगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि जब ऊपर से नीचे आया तो एटम का साइज़ बढ़ा ना, एटम का साइज़ बढ़ा, ठीक है। यहाँ तक मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि जब जैसे जैसे मैं नीचे यहाँ पर देखिए आ रहा हूँ, यहाँ पर जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ तो एटम का साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एटम का साइज जैसे ही इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा, यानी जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ देखिए आयोडीन सबसे बड़ा, उससे छोटा ब्रोमीन, उससे छोटा क्लोरीन, उससे छोटा फ्लोरीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने पीछे बताया ना 6 बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, देखिए यही सब कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए कौन सा कार्बन हेलोजन बॉन्ड सबसे छोटा होगा, कौन सा कार्बन हेलोजन बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, ये चीज़ भी पकड़ना है। और उसी चीज़ को पकड़ने के लिए मैंने ये बताया कि एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। अब एटम का साइज कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर भी वो भी मैंने कई बार अभी बताया, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम आएंगे तो हेलोजन ग्रुप्स का एटम्स जो होता है उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये देखो CI बॉन्ड, कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, ये सबसे ज़्यादा इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। क्यों कि आयोडीन का एटॉमिक साइज, आयोडीन का जो एटॉमिक साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा बोले तो इन सब में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से सबसे एटॉमिक साइज किसका होता है, बड़ा इसका होता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ से देखिए मिला लीजिए, साइज ऑफ एटम इंक्रीज किया तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो बॉन्ड लेंथ का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब एटम का साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो देखिए एटम का साइज इंक्रीज किया तो ये बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज किया। अब देखिए ये देखिए ब्रोमीन, आयोडीन से ब्रोमीन छोटा है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब ब्रोमीन से क्लोरीन छोटा है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब क्लोरीन से फ्लोरीन छोटा है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, कार्बन आयोडीन का। सबसे कम किसका होगा, सेफ का। यानी सेफ के बाद बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, सेल का, Cl1 का। फिर इससे ज़्यादा CBr का, फिर इससे ज़्यादा Ci का, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। अब देखिए थोड़ा इधर देख लीजिए। अब बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की ताकत, ठीक है। जैसे देखिए बॉन्ड लेंथ, जैसे इसी को देखिए, ये पेंसिल है ना, इसको देखिए, ठीक है। इस पेंसिल को अगर हम 20 से तोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस पेंसिल को अगर हम 20 से तोड़ देते हैं, इतना सा बचेगा ना। अब इसको हम फिर 20 से तोड़ देते हैं, ठीक है, फिर इतना बचेगा, है ना। इसको फिर 20 से तोड़ देते हैं तो फिर इतना बचेगा। इसको फिर 20 से तोड़ देते इतना बचेगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब इतना बड़ा था तो आसानी से हम तोड़ दिए ना आसानी से। जब इतना छोटा हुआ तो तोड़ने में हम लोग को और एनर्जी लगा, है कि नहीं। इसको तोड़ने में थोड़ा और टफ लगेगा, ठीक है। अब इसका आधा इतना बचा, ठीक है। अब इतना सा को तोड़ने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और ज़्यादा टफ होगा। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि बॉन्ड लेंथ जैसे बढ़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, और बॉन्ड लेंथ जैसे ही डिक्रीज हुआ, देख लीजिए, बॉन्ड लेंथ जैसे ही डिक्रीज हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गया ना। तो यहाँ से समझिए कि बॉन्ड लेंथ जैसे ही इंक्रीज हुआ, यानी बॉन्ड लेंथ जैसे ही देखिए इंक्रीज हुआ, पर बड़ा हो गया ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। आसानी से इसको तोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। अब इतना सा तोड़ने, इसको फिर हाफ करने के लिए देंगे हैं तो नानी याद आ जाएगा, हाथ से नहीं हो पाएगा। तो समझाने के लिए इस तरह हम बता रहे हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड लेंथ जैसे इंक्रीज करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक
ठीक है। अब देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे ही इंक्रीज करेगा बॉन्ड इंथैल्पी भी इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड इंथैल्पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब भाई बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, चलिए छोटा सा फंडा मैं इधर बता देता हूँ। देखिए CX बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी दिया जाएगा, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी दिया जाएगा वही है बॉन्ड इंथैल्पी। सिंपली समझिए, ठीक है। एक CX बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी हम दे रहे हैं, जितना देंगे, वो बॉन्ड इंथैल्पी है, ठीक है। तो देखिए कहाँ थे हम लोग, यहाँ। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ा बॉन्ड इंथैल्पी भी बढ़ गया। अब मैं समझाता हूँ इसको फिर से। देखिए मैंने कहा कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटा, मान के चलिए, देखिए बॉन्ड लेंथ पूरा घटा दिया, इतना बड़ा था बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ घट गया इतना, ठीक है। देखिए ये बॉन्ड लेंथ हो गया। और मैंने अभी बताया कि यहाँ देखिए आप देख के भी विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि इस चीज़ को तोड़ना आसान है, ठीक है। इतने लेंथ वाले पेंसिल को तोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू दिस, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं है? तो देखिए यानी इसको तोड़ना टफ है। यानी बॉन्ड लेंथ जैसे ही डिक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ जैसे ही डिक्रीज हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो गया। देखिए आप लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ थोड़ी एज कम्पेयर टू दिस। देखिए तो जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यानी ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा। यानी देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा तो बॉन्ड इंथैल्पी भी बढ़ गया। इसीलिए यहाँ पे हम बोले कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड इंथैल्पी। अब हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अब बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड इंथैल्पी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप लोग को भी समझ में आ ही गया होगा। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ा तो बॉन्ड इंथैल्पी घट जाएगा। देखिए बॉन्ड लेंथ मैंने बढ़ा दिया, इतना है बॉन्ड लेंथ, समझ लिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कि नहीं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया ना। अब बॉन्ड की ताकत कम हो तो उसको तोड़ना आसान है ना, कम ही एनर्जी देंगे और वो टूट जाएगा, इसलिए बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज हो गया, ठीक है। यानी देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, है कि नहीं। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया। अब इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं ना, आसानी से तोड़ सकते हैं, एनर्जी यहाँ पे कम देना पड़ेगा, तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मतलब ये सब जो मैंने लिखा है इसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है। देख लीजिए ये सब। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड इंथैल्पी भी डिक्रीज होगा। अब एक चीज़ देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही इंक्रीज होगा डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। डायपोल मोमेंट सब है केमिकल बॉन्डिंग में अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ रहे हैं, इसलिए इस चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे, सिर्फ हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स पे। देखिए डायपोल मोमेंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए डायपोल मोमेंट सिंपली बता देता हूँ कि डायपोल मोमेंट क्या है। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो अच्छे से इसका एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी सिंपली देखिए डायपोल मोमेंट क्या है कि Q इंटू डी होता है, D इक्वल टू Q इंटू डी। क्या है, डी से इसको डिनोट करता है, Q इंटू डी क्या है, डी Q क्या है। एग्जाम्पल देता था, देखिए यहाँ पर क्या पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्टैक्ट करने की टेंडेंसी इसके पास होती है ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक चार्ज इसमें, और ये दोनों में का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ है वो है, ठीक है। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर होता है। देखिए कूलम मीटर कैसे, ये क्या चार्ज है ना, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो हो गया कूलम मीटर इसका ऐसा यूनिट, किसका, डायपोल मोमेंट का। और सिंपली हम लोग केमिस्ट्री में इसका ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं, डी बाय। केमिस्ट्री में इसका ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं हम लोग, डी बाय, ठीक है।
तो देखिए ये चीज़, अब डायपोल मोमेंट का जिक्र हम क्यों किए, इसमें इतना थोड़ा सा क्यों जिक्र किए, इसलिए जिक्र किए, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे इस सब को मैंने अभी बताया, ठीक है, उसी तरह इसको भी बताता हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा वैसे डायपोल मोमेंट बढ़ जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। देखिए अब इसमें पूछ दिया कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। लेकिन अभी हम यहाँ पर बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायपोल मोमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किधर चला गया, हाँ देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का। मैंने बताया था ना, जब टॉप टू बॉटम आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज कर रहा है, यानी आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इन सब में से। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा यानी डायपोल मोमेंट ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा यानी डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है ना, इसका डायपोल मोमेंट तब ज़्यादा, इससे कम डायपोल मोमेंट इसका, इससे कम डायपोल मोमेंट इसका, इससे कम डायपोल मोमेंट इसका। तो सबसे कम डायपोल मोमेंट हो गया इसका, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट क्या हो गया, इसका। तो चलिए आज इतना ही, 1 घंटा की वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई है। ये आज मेरा पहला वीडियो था, और आप लोग को कैसा लगा इस वीडियो से, अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ये मेरा पहला वीडियो था, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और कहीं कुछ कमी होगी तो कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, उसको मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा, और आगे की और कंटेंट जो है, ठीक है, तो वो मैं धीरे धीरे लाऊँगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक, ओके बाय।